हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की यूनिट फोर्थ। ये हमारा लेक्चर वन होने वाला है। हम अपनी यूनिट फोर्थ को दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेक्चर वन एंड लेक्चर टू। हमारे लेक्चर वन के टॉपिक्स हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या इश्यूज हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या क्या करंट एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं इंपॉर्टेंट, हम वो इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर हमारे सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे बाकी के टॉपिक्स जैसे कि एसिड रेन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन एंड बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। ये हमारे लेक्चर टू के टॉपिक्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो हमारा एनवायरनमेंट एक क्रिटिकल स्टेज पर है, हम सब जानते हैं। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो सामने आ रहे हैं। आज के सेशन में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे और उनके कॉजेज और इफेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, करंट एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रहा है, मेजरली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हो सकती हैं, वो हम पढ़ेंगे। दीज इश्यूज इम्पैक्ट इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इन इश्यूज की वजह से हमारे इकोसिस्टम डैमेज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है एंड ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसमें हमारे ये सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं: एसिड रेन, पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, वेस्ट डिस्पोजल, ओशन एसिडिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड वाटर स्केर्सिटी। अब इनमें से हम कुछ मोस्ट क्रिटिकल एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हमारे सिलेबस में है हम उन्हें पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को सिंपल लैंग्वेज में कहें, ग्लोबल मतलब दुनिया और वार्मिंग मतलब गर्मी। दुनिया और ज्यादा गर्म होती जा रही है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी के टेम्परेचर का धीरे धीरे बढ़ना, और ये ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, जैसे कि कोल और पेट्रोल का जलना या डिफोरेस्टेशन या फिर इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे कि फ्लड हो गई और मतलब ड्रॉट्स या हीट वेव्स, ये सब बढ़ता जा रहा है। और ये किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग। सो अर्थ्स टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैस emissions mainly from burning fossil fuels and deforestation. This leads to melting glaciers, rising sea levels and extreme weather conditions. तो ये है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। फिर हमारा सेकेंड टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है, मतलब एक ऐसा फिनोमेना है जो कि बहुत जरूरी भी है और बहुत ही खतरनाक भी है। तो मैंने कहा कि ये जरूरी भी है। तो जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है, हीट अर्थ पे ट्रैप होती है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी और हम यहाँ पर रह भी नहीं सकते। तो इसमें होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, तो ये जो है ये पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, ये यहाँ पर हीट को ट्रैप करती हैं, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारी अर्थ थोड़ी वार्म रहती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए ये एनवायरनमेंट सूटेबल हो पाता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो मतलब ठंड इतनी बढ़ जाएगी कि हम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैंने कहा कि जरूरी भी है पर खतरनाक भी है। तो ये खतरनाक कैसे है? क्योंकि अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमने अभी पढ़ा। अभी हम इन टॉपिक्स को डिटेल में भी देखेंगे। सर्टेन गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर भी ये ट्रैप करते हैं हीट को इन अर्थ एटमोस्फेयर, कीपिंग द प्लैनेट वार्म। और ह्यूमन एक्टिविटीज ने इन्हें इंक्रीज कर दिया है, जिससे कि एक्सेसिव ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। देन हमारा थर्ड टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? मौसम का बिगड़ता स्वरूप। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ मतलब टेम्परेचर बढ़ना नहीं है, बल्कि वेदर पैटर्न्स में बदलाव होना भी है। तो अगर कोई भी, जैसे कि कोई भी ऐसे टेम्परेचर चेंज, वेदर चेंजेस हो गए, जैसे कि मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल टाइम पर होना, या फिर साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं आजकल, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। और बहुत सारी जगह पर डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, वाइल्ड फायर्स लग जाती हैं, तो ये सब है क्लाइमेट चेंज की वजह से। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन एनवायरमेंट, in temperature, precipitation patterns and extreme weather events
are affecting ecosystems, agriculture, and human societies. So climate change is mainly driven by global warming. Now our fourth topic is acid rain. सो एसिड रेन हमने अपने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा था। तो जब मतलब हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स जब मिलती हैं एटमॉस्फेयर में और ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो उससे एसिड रेन होती है। मतलब रेन एसिडिक फॉर्म में होती है। मतलब जब हमारी रेन में ज्यादा एसिडिक हो जाती है जब रेन, तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। और इससे क्या इफेक्ट होता है, हमारे क्रॉप्स डैमेज होते हैं, बिल्डिंग्स डैमेज होती हैं और एक्वेटिक लाइफ डैमेज होती है। जैसे कि हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में कि ताजमहल को नुकसान हो रहा है एसिड रेन से, और ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स खराब हो रहे हैं और हमारी क्रॉप्स और पेड़ पौधे सब डैमेज हो जाते हैं। और एक और चीज होती है कि इससे मिट्टी और पानी का पीएच बैलेंस भी मतलब वो हो जाता है डिस्टर्ब। फिर है ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन। सो ओजोन लेयर क्या होती है कि जो सन होता है, सन की तरफ से हमारे अर्थ पे कुछ हानिकारक यूवी रेज आती हैं जो कि एक्सट्रीमली हार्मफुल होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। तो उनसे हमें बचाने का काम करती है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि डिप्लीट कर देते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्किन कैंसर या फिर बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स भी होती हैं और एनवायरमेंटल डैमेज होता है और हमारे प्लांट्स और मेरीन लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। सो इसका मतलब क्या है कि जब लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ता जाएगा, तो जो हमें रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे कि अर्बनाइजेशन होता है, डिफोरेस्टेशन होता है और पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा और एनवायरमेंट और डिग्रेड होता जाता है। और ऑटोमोबाइल एमिशंस कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन। तो ऑटोमोबाइल से जो हमारा पॉल्यूशन निकलता है उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं और एनवायरमेंट खराब होता है। फिर इसमें हमारा सेवेंथ टॉपिक है बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। सो बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ में क्या होता है, अ मेजर इशू इन एग्रीकल्चर रीजन्स। तो मतलब जो बाद में जो रेसिड्यू बचता है क्रॉप्स का, तो उसे फार्मर्स बर्न कर देते हैं जनरली। तो ये भी हमारा एक बहुत मेजर इशू है। इसकी वजह से क्या होता है, ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है एनवायरमेंट में और ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है। और क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्मोक। स्मोक क्या बताया था मैंने, स्मोक प्लस फॉग, तो उससे क्या बनता है, स्मोक। और इससे हमारी एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पैडी स्ट्रॉ मतलब पराली। तो इसे जलाना मतलब पराली जलाना, तो ये एक सीरियस इशू है हमारे कहाँ के रीजन्स में, मेनली दिल्ली एनसीआर रीजन्स में और जैसे पंजाब हरियाणा। नाउ we'll study our first topic in detail, which is global warming. So global warming refers to the gradual increase in earth's temperature. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अगर मतलब जो पृथ्वी का टेम्परेचर है जब वो बढ़ता है और उससे ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएं या फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाएं, और ये सब किस लिए होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं इसके इफेक्ट्स, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो ग्लोबल वार्मिंग से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और ये किस वजह से होता है, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो जब हम फोसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं या फिर व्हीकल्स का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो हीट जो है वो ट्रैप होती जाती है अर्थ में, क्योंकि उनकी वजह से क्या निकलते हैं, हार्मफुल केमिकल्स। तो इससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है। तो इसके कॉजेज क्या क्या है, डिफोरेस्टेशन। ट्रीज अब्सॉर्ब करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करती हैं ऑक्सीजन, जिससे कि बैलेंस एनवायरनमेंट बना रहता है। मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं हम ह्यूमंस, उसे ट्रीज अब्सॉर्ब कर लेती हैं। बट फिर हम ह्यूमंस ट्रीज को भी कट डाउन कर दें तो उससे हमारा डिफोरेस्टेशन होता है और हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है, क्योंकि अब हमारे पास CO2 अब्सॉर्ब करने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर सेकेंड टॉपिक, एग्रीकल्चर। सेकंड कॉज क्या है हमारा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या होता है, एग्रीकल्चर में हमारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं हम। तो इससे क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। तो उससे हमारा ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है एंड इन रिटर्न ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। Excessive use of fertilizers and farming activities release methane and carbon dioxide, which both of which are greenhouse gases. और मतलब कैटल फार्मिंग से भी मीथेन रिलीज होती है। तो
तो वो एक्चुअली CO2 से भी ज्यादा हार्मफुल होती है। तो ये सब एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। फिर है एक्सेसिव वेस्ट जनरेट करना। तो हम ह्यूमंस एक्सेसिव वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे कि हम प्लास्टिक और नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को यूज करते हैं मेनली। और लैंडफिल्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लैंडफिल्स क्या होते हैं। तो हम लैंडफिल्स में जब कूड़ा पूरा डंप कर देते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं एनवायरनमेंट में, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में। फिर है हमारे पावर प्लांट्स। तो जो मेनली जो पावर प्लांट्स हैं वो फोसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर उन्हें जनरेट करनी है तो उन्हें कोई फ्यूल यूज करना पड़ता है, तो वो मेनली ये फ्यूल्स होते हैं जो कि फोसिल फ्यूल्स हैं। तो इन्हें बर्न करने से हमारी CO2 रिलीज होती है और भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ये रिलीज करता है पॉल्यूटेंट्स एयर और वाटर में, इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं उनसे हमारा CO2 जनरेट होता है और मीथेन और ऐसी बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो जो मशीन्स और हैवी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो फोसिल फ्यूल्स का बहुत ज्यादा यूज करती हैं। तो उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं और उससे हमारा टेम्परेचर राइज होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ऑयल एंड गैस यूजेज। जो हमने लास्ट में पढ़ा कि फोसिल फ्यूल्स जब यूज होते हैं व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज में या किसी कहीं पे भी जहाँ पे फोसिल फ्यूल्स बर्न होके कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर क्या रिलीज होता है, हमारी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2 और भी कुछ और गैसेस। तो इनसे क्या होता है कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता है एंड ये हार्म करती है वाइल्ड लाइफ को और पूरे इकोसिस्टम को। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो जैसे हमने अभी ओजोन लेयर में देखा कि हमारी ओजोन लेयर को हार्म करती है। ये कहाँ से निकलती है, जनरली एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स से। और ये हमारी ओजोन लेयर को हार्म करती है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर जो हमें सन की हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है, ये CFCs उसे ही डैमेज कर देते हैं। सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीजेस अर्थ टेम्परेचर एंड वर्सन ग्लोबल वार्मिंग। तो जब हमारे पास कुछ प्रोटेक्टेंट ही नहीं रहा, मतलब प्रोटेक्टेंट क्या है, हमारी ओजोन लेयर, तो हम उसे ही खत्म कर रहे हैं, तो इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ता जाता है और ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा वर्सन हो जाती है। फिर है ओवर पॉपुलेशन। सो ओवर पॉपुलेशन, मोर पीपल मीन मोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, मीन्स थ्रू रेस्पिरेशन एंड अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। मतलब जो हमने अभी ये सब एक्टिविटीज पढ़ी है ह्यूमंस की वजह से ही तो हो रही हैं। तो अगर ओवर पॉपुलेशन होगा तो ये सब एक्टिविटीज बढ़ेंगी और हमें हायर डिमांड चाहिए, क्योंकि फूड चाहिए सबको, वाटर चाहिए और एनर्जी चाहिए फॉर लिविंग। सो इससे हमारा पॉल्यूशन बढ़ेगा, डिफोरेस्टेशन बढ़ेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑयल गैस यूजेज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारे पॉइंट्स जितने भी हमने पढ़े ये सब इंक्रीज होंगे। तो ये जो फैक्टर है ये सारे पॉइंट्स में कंट्रीब्यूट करेगा और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नाउ व्हीकल एमिशंस। तो हम सब जानते हैं कि हमारी कार्स, बाइक्स और ट्रक्स जो हैं वो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा CO2 रिलीज होती है। इवन शॉर्ट ट्रिप्स कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन एंड राइजिंग टेम्परेचर्स। सो ये सब हमारे कॉजेज थे जो कि ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। सो मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा फर्स्ट है राइजिंग टेम्परेचर। सो ग्लोबल टेम्परेचर मतलब हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है। एवरेज टेम्परेचर हैज ऑलरेडी इंक्रीज बाय अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस। एंड मतलब ये दिखने में बहुत कम लग रहा है बट ये बहुत ज्यादा है अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें। सो दिस causes ग्लेशियर्स टू मेल्ट लीडिंग टू राइजिंग सी लेवल्स। जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो सी लेवल बढ़ जाता है, तो जो सी के आसपास जितनी भी सिटीज हैं उन्हें हार्म होता है उसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट, डैमेज टू इकोसिस्टम्स। तो जो हमारा जंगली जीवन, मतलब जैसे जहां भी हमारे जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। और मेरीन लाइफ जो होती है हमारी वो भी डिस्टर्ब होती है, इसकी वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कि कोरल रीफ्स और बाकी मेरीन लाइफ। So warmer temperatures are destroying coral reefs and affecting marine life. Many species struggle to survive due to changing weather conditions. Now unpredictable climate change. So जैसे बारिश और गर्मी का पैटर्न आजकल बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल सा हो गया है। कभी एक्स्ट्रा बारिश होती है तो कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो ये सब हमारे होता है अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज। सम एरियाज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स, जबकि कहीं कहीं पे हैवी रेनफॉल और फ्लड्स हो रहे हैं। सो इसकी वजह से एक इम्बैलेंस हो जाता है जो कि एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ सबको डिस्टर्ब कर देती है। फिर है स्प्रेड ऑफ डिजीजेस।
स्प्रेड ऑफ डिजीजेस मतलब जब हमारी गर्मी बढ़ती है तो गर्मी बढ़ने से मॉस्किटो जो होता है, जो ऐसी डिजीजेस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया। और पोल्यूशन और टेम्परेचर राइज से हमारे लंग इन्फेक्शंस और डिजीजेस और एलर्जीज भी बढ़ जाती हैं। सो इंक्रीज ह्यूमिडिटी एंड राइजिंग टेम्परेचर क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर डिजीज कैरिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज. This leads to the spread of diseases like malaria and dengue. Higher death rates. सो नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे अगर हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि हमारा हरिकेन, फ्लड्स एंड हीट वेव्स. तो इसकी वजह से डेथ रेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं ह्यूमंस में भी और हमारे वाइल्ड लाइफ में भी. दीज डिजास्टर्स कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट. तो जो बहुत सारे एनिमल्स हैं वो भी अपना नेचुरल होम लूज कर देते हैं ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर. सम स्पीशीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हो जाती हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, बिकॉज वो न्यू टेम्परेचर चेंजेस से अडेप्ट नहीं कर पाती इतनी जल्दी. अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट सब टॉपिक, वेज टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. सो हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एट आवर लेवल. सो रिसाइकल एंड रिड्यूस वेस्ट टू मिनिमाइज लैंडफिल पॉल्यूशन. मतलब हम ज्यादा से ज्यादा जो वेस्ट हमारे घर में जनरेट हो रहा है हम उसे रिसाइकल करें और कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें. मतलब हम उसे रिसाइकल करें और रिड्यूस करें वेस्ट को, जिससे कि हमारे जो लैंडफिल पॉल्यूशन है वो मिनिमाइज हो. और यूज लेस हॉट वाटर टू सेव एनर्जी. मतलब हम कोशिश करें अपने स्तर पर कि हम एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकें. फिर अवॉइड एक्सेसिव पैकेजिंग एंड प्लास्टिक मटेरियल्स. प्लास्टिक का और पैकेजिंग मटेरियल्स का कम से कम यूज करें. मतलब अगर हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो खुद के क्लोथ बैग्स लेकर जाएं, जूट बैग्स लेकर जाएं, और कोशिश करें कि प्लास्टिक को अवॉइड करें जितना हो सके. फिर है प्लांट मोर ट्रीज. ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं, एफोरेस्टेशन करें. सब मतलब अपने स्तर पर एक एक पेड़ भी लगाएं तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. और मतलब हम जितना भी करें वो एक तरह से कम ही रहेगा. मतलब हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे, तो उसमें से एक स्टेप है प्लांट मोर ट्रीज, जो हमें सबको करना चाहिए. फिर है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉक और यूज साइकिल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू शॉर्ट डिस्टेंसेस. तो अगर हमें कम डिस्टेंस पे जाना है तो हम या तो वॉक करके जाएं या साइकिल लें, और या फिर अगर हमें दूर भी जाना है तो हम प्रिफर करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकें. या फिर एक और चीज होती है कार पूलिंग. अगर आपने सुना हो कि मतलब अगर एक लोकेलिटी से कुछ लोगों को सेम जगह पर जाना है या आसपास जाना है, तो इंस्टेड ऑफ एवरीवन टेकिंग देयर ओन व्हीकल, सब एक कॉमन व्हीकल यूज कर लें, तो उससे सबके पैसे भी बचेंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा. सो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जो कि ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या होते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हमने अभी जैसे देखा था कि हमारे जो सन से कुछ रेडिएशंस आती हैं जो कि हमारे अर्थ में ट्रैप हो जाती हैं ड्यू टू आर ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि CO2, मीथेन एंड ऑल. So greenhouse effect is the process by which heat from the sun is trapped in Earth's atmosphere by greenhouse gases instead of escaping back into the space. This keeps our planet warm enough for life to exist. तो जो हमने पढ़ा था कि ये इम्पोर्टेंट भी है और डेंजरस भी, तो ये हमारे प्लैनेट को वार्म रखता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. और मतलब अगर गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग भी करता है, इसलिए डेंजरस है. सो हाउ इट वर्क्स, जैसे हमने अभी पढ़ा कि सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी पर आती है, फिर उसमें से कुछ जो एनर्जी है वो ग्राउंड पर अब्सॉर्ब होती है और कुछ स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती है. लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसे ट्रैप कर लेती हैं, जिससे कि मतलब एक पृथ्वी एक ब्लैंकेट की तरह गर्म हो जाती है एक तरह से. सो सन्स रेज रीच अर्थ एंड हीट इट्स सरफेस. सम ऑफ इट्स हीट इज रिफ्लेक्टेड बैक. यहाँ से कुछ रेज आई अर्थ पे, सम रेज रीच अर्थ एंड कुछ उनमें से रिफ्लेक्ट हो गई बैक. बट ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप अ पोर्शन ऑफ इट. मतलब सारी जो रेज आई थी वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई, सिर्फ कुछ ही पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट बैक होता है. सो इसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा वार्म हो जाता है. नेचुरल इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर. अर्थ का टेम्परेचर इससे मेंटेन होता है. बट ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज. बट हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव वार्मिंग हो जाती है. फिर हमारा ग्रीन हाउस गैसेज, हम इसमें कुछ ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में पढ़ेंगे. ग्रीन हाउस गैसेज आर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से.
हमारी कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड वाटर वेपर। सो ये सब लिखे हैं कि ये कहाँ से आती हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फोसिल फ्यूल को बर्न करके या फिर डिफोरेस्टेशन से, और मीथेन प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट एंड लैंडफिल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एरोसोल स्प्रेज, एंड नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, और वाटर वेपर नेचुरली प्रेजेंट होता है और कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। फिर हम पढ़ेंगे हमारे कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। तो हमारा फर्स्ट कॉज क्या है, बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स। सो फोसिल फ्यूल्स बर्न करने से हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। तो जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं और हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये फोसिल फ्यूल्स को बर्न करती हैं, जिससे CO2 रिलीज होती है और हमारी और गैसेस रिलीज होती हैं एनवायरमेंट में, जिससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। So fossil fuels are used in transportation and electricity production. Burning them releases large amount of CO2 in the atmosphere, increasing global temperatures. Then deforestation. So जब हम जंगल काटते हैं तो जंगल काटने से पेड़ कम हो जाते हैं, जो नॉर्मली CO2 ऑब्जॉर्ब करते हैं वही कम हो गए, तो इससे हमारे CO2 जो है एटमोस्फेयर में वो ज्यादा हो जाती है। So trees absorb CO2 and release oxygen, balancing greenhouse gases, and cutting these trees reduce this balance, जिससे कि CO2 ज्यादा हो जाती है। फिर है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। सो लाइफ स्टॉक जो होता है उससे मीथेन, और फर्टिलाइजर्स से नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब हमारा कैटल फार्मिंग से जनरली मीथेन, और हमारे जो एग्रीकल्चर होता है उससे मेनली नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। फिर है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। सो इंडस्ट्रीज भी हमारा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं और लैंडफिल्स से हमारी मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। Then our next subtopic is effects of greenhouse effect. So इसका फर्स्ट इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, जो हमने अभी डिटेल में पढ़ा कि मतलब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और सी लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं अपने एनवायरमेंट में। देन सेकेंड है ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो कुछ केमिकल्स जैसे कि CFCs जो हमने पढ़ा अभी, वो डैमेज करते हैं ओजोन लेयर को, जिससे हार्मफुल यूवी रेज पृथ्वी पर आने लगती हैं। सो मतलब ये ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक आए आपको कुछ कुछ रिलेट करके ही सारे टॉपिक्स को लिख देना है। फिर एयर पॉल्यूशन एंड स्मोक। तो स्मोक क्या होता है, हमारा मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो ये इन्हें मिक्स करके एक वर्ड बनाया गया है स्मोक, विच इज फॉर्म ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स। इससे क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। इसकी सोर्सेज क्या क्या है, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज और वाइल्ड फायर्स। फिर है एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। सो ज्यादा CO2 डिजोल्व जब हो जाती है हमारे ओशंस में, तो वो एसिडिक हो जाती हैं, और एसिड रेन की वजह से भी वो एसिडिक हो जाती हैं, तो उससे जो हमारी मेरीन लाइफ है वो हार्म होती है। तो इसका मेन रीजन क्या है, एसिड रेन या फिर ग्रीन हाउस गैसेज जो कि रेन वाटर में मिक्स हो जाती हैं। फिर है वेज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमने अभी पढ़ा कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एज मच एज यू कैन। सो इसे हम कहते हैं एफोरेस्टेशन। फिर है यूज रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी, विंड और हाइड्रो पावर। फोसिल फ्यूल्स की जगह अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें तो दिस इज अ वे टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। तो जितना भी हो सके हम अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना चाहिए, और मेनली जो हमारे टॉप 5 to 10% लोग जिनके पास प्राइवेट जेट, प्राइवेट याच ये सब होते हैं, उन्हें भी समझनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्हें भी अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहिए, मतलब अपना एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करना चाहिए, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज को ब्रिंग करने में हमारे एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। नाउ वेस्ट मैनेजमेंट। सो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल मटेरियल्स टू मिनिमाइज लैंडफिल वेस्ट। सो हमें रिड्यूस करना चाहिए वेस्ट का जनरेशन, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज, सपोर्ट स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। सो मतलब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिससे कि क्वालिटी एयर की इम्प्रूव रहे। बाय अडॉप्टिंग these simple changes we can reduce greenhouse gas emissions and help protect our planet. Now our next point is climate change. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज मतलब लॉन्ग टर्म चेंजेस अर्थ के टेम्परेचर में या फिर वेदर पैटर्न में। तो अगर हम अर्थ के टेम्परेचर में या वेदर पैटर्न में कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चेंजेस देख रहे हैं जो कि पहले नहीं देखे गए, तो ये होता है हमारा क्लाइमेट चेंज।
These changes can occur naturally due to variations in the solar cycle, but human activities, मतलब ये जनरली सोलर साइकिल के वेरिएशन से भी चेंज हो सकता है, बट जनरली इसका मेजर कंट्रीब्यूटर है ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि फोसिल फ्यूल्स बर्न करना या फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना बाय इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। सो ये हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं क्लाइमेट चेंज में। अब हम पढ़ेंगे कि कॉजेज क्या क्या हैं क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज के दो टाइप के कॉजेज होते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड। ह्यूमन इंड्यूस्ड को हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी कहते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल कॉजेज क्या क्या हैं। सो कुछ नेचुरल कॉजेज जिसमें ह्यूमंस का कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली है, बट वो मेनली नेचर की वजह से ही हो रहे हैं। सो वॉल्केनिक इरप्शंस, व्हेन वॉल्केनोज इरप्ट, तो उनसे हम गैसेस निकलती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, डस्ट और ऐश हमारे एटमॉस्फेयर में निकलता है, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। These particles block sunlight leading to temporary cooling. SO2 reacts with water to form sulfuric acid droplets which also contribute to climate changes. So जो वॉल्केनोज से निकलने वाली गैसेस और ऐश जो होती है वो एटमॉस्फेयर में जाकर टेम्परेचर चेंजेस कर सकती हैं, जो कि समटाइम्स टेम्पररी होते हैं। फिर है हमारा ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स और ऐसे जो फिनोमिनाज होते हैं ये ऐसे बदलाव कर देते हैं ग्लोबल क्लाइमेट में, जिससे मौसम में मतलब हमें नेचुरल वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। सो ओशन करंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हीट अक्रॉस द प्लैनेट। चेंजेस इन देयर डायरेक्शन और स्पीड कैन लीड टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। फिर है अर्थ टिल्ट। सो अर्थ की एक्सिस जो है वो 23.5 डिग्री पे है, जो कि अफेक्ट करती है हमारे सीजन्स को। A greater tilt causes hotter summers and colder winters, while a smaller tilt leads to milder seasons. तो ये था हमारा अर्थ टिल्ट। फिर हमारी कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज करना, जो हमने अभी ऊपर पढ़े सारे कॉजेज में। तो यही हमारे ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज हैं, इन्हें हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। सो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसमें हमारा फर्स्ट है इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। सो जब हम फोसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो उससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेज निकलती है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज, जो हमने अभी पढ़ लिया। दीज गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। देन डिफोरेस्टेशन, मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। This reduces Earth's ability to absorb CO2, which leads to more greenhouse gases in the atmosphere. फिर है forest loss also disrupts ecosystems and contributes to species extinction. मतलब जब फॉरेस्ट हमारी रिड्यूस होती जाती हैं तो उससे हमारा पूरा इकोसिस्टम खराब होता है और बहुत सारी स्पीशीज जो होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। किसकी वजह से? डिफोरेस्टेशन की वजह से। फिर है बर्निंग फोसिल फ्यूल्स। सो जब हम पेट्रोल, डीजल, कोल ये सब जलाते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, एंड दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारा क्लाइमेट चेंज में। फिर है एक्सेसिव प्लास्टिक प्रोडक्शन। तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब ये बहुत बहुत टाइम तक भी ये डिग्रेड नहीं होता है। अगर हम इसे सॉइल में दबाए भी रखें तो ये डिग्रेड नहीं होगा। लाइक आर मेनी बायोडिग्रेडेबल आइटम, जैसे कि पेपर या फिर किचन वेस्ट, ये इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, बट हमारा प्लास्टिक नहीं होता डिग्रेड इजीली, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और इससे क्या होता है, पॉल्यूशन। देयर प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल, इससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं जिससे कि एयर की क्वालिटी वर्स से हो जाती है। फिर है ओवर यूज ऑफ पेपर एंड टिम्बर। सो टिम्बर एंड पेपर प्रोडक्शन के लिए हमारी ट्रीज को कट किया जाता है, जिससे कि डिफोरेस्टेशन बढ़ती है, एंड उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। एंड cutting trees for paper, furniture and buildings leads to deforestation, reducing carbon absorption. तो इससे हमारा कार्बन एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है और क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट हो जाता है। फिर है हमारे इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे एनवायरमेंट और जीवन पर मतलब बहुत ज्यादा पड़ता है। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। सो इंक्रीज ड्रॉट्स एंड वाटर स्केर्सिटी। तो मौसम में बदलाव से कई सारे रीजन्स में सूखा पड़ जाता है और पानी की कमी हो जाती है। क्लाइमेट चेंज रिड्यूसेस वाटर अवेलेबिलिटी इन मैनी रीजन्स। वार्मर टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो उससे वाटर की कमी हो जाएगी। दिस इफेक्ट्स एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड इकोसिस्टम्स। तो इससे हमारा एग्रीकल्चर भी हार्म होगा, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और हमारे इकोसिस्टम्स पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है।
फिर है राइजिंग सी लेवल्स एंड ओशन वार्मिंग, मतलब ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो होते हैं हमारे वो पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे सी लेवल्स बढ़ जाता है। और हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, मतलब जो हमारे सीज और मतलब मेनली वाटर के आसपास के जितने भी एरियाज हैं उनमें बाढ़ आने का रिस्क बढ़ जाता है। ओशंस अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द एक्सेस हीट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाती हैं, जिससे सी लेवल बढ़ता है और फ्लड आ जाती है कोस्टल एरियाज में। द ओशन ऑल्सो अब्सॉर्ब CO2, और जो ओशन है वो CO2 भी अब्सॉर्ब कर लेता है एनवायरमेंट से, और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन हो जाता है, जिससे कि हमारी मेरीन लाइफ और कोरल रीफ्स को हार्म पहुंचता है। फिर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो टेम्परेचर चेंज होने से बहुत सारी स्पीशीज का जो है हैबिटेट लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से वो एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच जाती हैं। मैनी स्पीशीज कैन नॉट अडेप्ट टू रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर्स, मतलब जो हमारे स्पीशीज हैं वो इजीली टेम्परेचर चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाती, और मोस्टली उनमें से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं या फिर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आ जाती हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होने ही वाली हैं वो। एक्सट्रीम वेदर, डिफोरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। देन कोरल रीफ्स, पोलर एनिमल्स एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर अमंग द मोस्ट इफेक्टेड। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है कोरल रीफ्स, पोलर एनिमल्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फूड शॉर्टेजेस। सो क्लाइमेट चेंज जो है वो डिस्टर्ब करता है फूड प्रोडक्शन को भी, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे कि फूड सप्लाई पे असर पड़ता है। सो क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब फूड प्रोडक्शन, ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड अनप्रिडिक्टेबल वेदर रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड्स एंड इम्पैक्ट लाइफ स्टॉक। फिशरीज आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय वार्मिंग ओशंस एंड एसिडिफिकेशन। तो मतलब जैसे अगर कहीं पे फ्लड आ गई तो पूरा क्रॉप जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कहीं पे ड्रॉट आ गई या कोई भी ऐसी नेचुरल कैलामिटी आई तो उससे हमारी पूरी क्रॉप यील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो या तो उस क्रॉप की मतलब उसका प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से भी फूड शॉर्टेज हो जाती है, या फिर वो पूरी ही खराब हो गई तो उससे अवेलेबिलिटी उसकी पूरी खत्म ही हो जाएगी। देन इंक्रीज हेल्थ रिस्क। सो जो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे हमारा एयर पॉल्यूशन और ज्यादा वर्सन हो जाएगा, और हमारी जो डिजीजेस हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू और ऐसी ऐसी डिजीजेस और ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि हीट वेव्स और हरिकेन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और हमारी डेथ और हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी चीजें हमारी बढ़ने लगेंगी, तो हमारा हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और हंगर और माल न्यूट्रिशन राइज एज फूड बिकम स्कार्स। तो जैसे जैसे हमारी फूड शॉर्टेजेस होने लगेंगी तो उसकी वजह से हंगर और माल न्यूट्रिशन भी बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ रिस्क इंक्रीज हो जाएंगे। फिर है पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर्स ये सब जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं घरों को, लोगों के। सो उससे हमारी पॉवर्टी आती है और फिर उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ता है। पुअर कम्युनिटी सफर द मोस्ट। तो मतलब जो मेनली जो रिच लोग होते हैं उन्हें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर उन्हें एक जगह पे प्रॉब्लम आई तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे। पर जो पुअर कम्युनिटीज होती हैं वो सबसे ज्यादा सफर करती हैं, क्योंकि वो अपने सारे पैसे लगाकर कहीं किसी जगह पर सेटल होते हैं, वहां पर कुछ काम देखते हैं, और फिर अगर वहां पर कुछ ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो उनका सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज दे लैक रिसोर्सेज टू कोप विथ क्लाइमेट डिजास्टर्स। अब कि हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम क्लाइमेट चेंज को। प्लांट मोर ट्रीज, एफोरेस्टेशन। ट्रीज अब्सॉर्ब CO2 एंड हेल्प बैलेंस द एटमोस्फेयर। एंड हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना होगा। प्लांट मोर ट्रीज, स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी। देन रिड्यूस प्लास्टिक यूज, मतलब पेपर यूज करें या फिर कुछ ऐसी चीजें यूज करें जिन्हें आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकें, और प्लास्टिक जैसी चीजों को आपको यूज ना करना पड़े। और मोस्टली जो सिंगल यूज प्लास्टिक या कोई भी सिंगल यूज आइटम्स होते हैं जो ज्यादा वेस्ट जनरेट करेंगे उन्हें अवॉइड करें। फिर है यूज लेस पेपर, मतलब पेपर की जगह आप कोई रियूजेबल चीजें ले लीजिए, जैसे कि कुछ डिजिटली आप कुछ नोट कर लीजिए, जैसे कि टू डू लिस्ट वगैरह होती हैं तो उन्हें आप डिजिटली बना लीजिए। जितना ज्यादा पेपर रिड्यूस हो सके उसका यूज उतना ज्यादा हमें ट्राई करना चाहिए। फिर है सेव एनर्जी। तो जैसे कि आप मतलब आप जैसे रूम से निकले तो आप लाइट्स टर्न ऑफ कर दीजिए। यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस और ड्राइव लेस। तो ये सब हमारा एनर्जी सेव करेगा और हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करेगा। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अवेयरनेस। सो मतलब हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। अभी तो लाइक हमें दिखता है कि हमारी गवर्नमेंट का इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता हमारे एनवायरनमेंट पे। पर जिस हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, लाइक इट्स फेब्रवरी नाउ एंड इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है फेब्रवरी में,
सो इन द कमिंग टाइम्स गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्लाइमेट चेंज रुक सके और हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। सो सपोर्ट लॉज दैट कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। सो हमें कुछ ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज रिड्यूस हो। Then, by taking these small steps, we can help slow climate change and create a sustainable future. तो अगर हम सब मिलकर ये छोटी छोटी चीजें अपनाएंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को और बेहतर बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।